एक और बड़ी खबर, जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइन ने भी बड़ा ऐलान किया है। लुफ्थांसा ने ऐलान किया है कि वो रूस के युद्ध के हालात को देखते हुए रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। लुफ्थांसा एयरलाइन अब रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल अपनी किसी भी फ्लाइट के लिए नहीं करेगा और साथ ही लुफ्थांसा ने कहा है कि वो रूस के लिए भी अपनी जो सेवाएं हैं उन्हें फिलहाल रोक रहा है। रूसी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लुफ्थांसा ने लिया है। रूस की ओर जाने वाली सभी सेवाओं पर भी लुफ्थांसा ने रोक लगा दी है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यह फैसला लुफ्थांसा ने लिया है। जर्मनी की एयरलाइन है लुफ्थांसा जिसने यह बड़ा फैसला लिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की एक बहादुर नेता है। ट्रंप ने अमेरिका के कट्टर विरोधी देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्मार्ट करार दिया। उन्होंने बाइडेन का नाम लिए बिना कहा कि हमारे नेता मूर्ख हैं और उनकी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस इस तरह से यूक्रेन पर हमला कर ही नहीं पाता। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया, लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल में यह सब हो रहा है। पुतिन एक स्मार्ट नेता हैं। मेरे कार्यकाल में अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो निशाना साध रहे हैं जो बाइडेन पर, कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में रूस ऐसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब रूस ऐसा कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन को बेहद स्मार्ट बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में अमेरिका मजबूत बना, लेकिन अब रूस की इतनी हिम्मत हो रही है और ये सब कुछ हमारे नेताओं की वजह से। As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Very simple, it wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. डिफेंस एक्सपर्ट तेजिंदर त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वॉशिंगटन से वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा हमारे साथ हैं। तेजिंदर जी, डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। अब अमेरिका में ही नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सुनकर ऐसा लगता है वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में अमेरिका मजबूत हुआ, मेरे कार्यकाल में रूस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी और देश में घुस जाए, लेकिन आज जो हमारे नेता हैं उन्हीं की वजह से यह सारी समस्या खड़ी हुई है। एक तरह से तो वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस रेफरेंस को छोड़ भी दिया जाए तो क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की किरकिरी नहीं हुई? अच्छा, किरकिरी तो छोड़िए, अमेरिका के शर्मनाक वापसी हुई। यानी कि वो पूरी दुनिया ने देखा कि इस किस्म का देश जो इस तरह से भाग जाए उसे सुपर पावर कैसे मान ले। और इसके बाद में ये और कयास, ये अब यूक्रेन वाली के बाद में तो ये हो गया कि अब अमेरिका की विश्वसनीयता लोएस्ट एब पर है। मैं यूक्रेन के वार के बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट, अगर एक सवाल उनसे ये पूछा जाए कि क्या नेटो की सदस्यता इतनी जरूरी थी कि तुम अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर लो? ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक बहादुर नेता है। बहादुर नेता होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहादुरी के साथ होश नहीं हो तो फिर जोश बेकार होता है, बल्कि और मुसीबत क्रिएट कर देता है। मैं सर एक युद्ध में रहा हूं, वीर चक्र प्राप्त हूं। जोश अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। You have to have जोश एंड होश। One simple question, can he answer कि क्या नेटो की सदस्यता इतनी आवश्यक थी कि तुम अपनी कंट्री को तहस नहस करवा लो? इसको किसी तरकीब से सॉल्व किया जा सकता था। और ट्रंप सही कह रहे हैं
कि भाई पहले प्रेसिडेंट के उसमें जॉर्जिया गया, दूसरे प्रेसिडेंट के उसमें क्रीमिया गया, और अब अटैक इन्वेजन हो रहा है यूक्रेन का। तो ट्रंप का कहना सही है कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब कुछ नहीं हुआ, इलेक्शंस लीक नहीं हुए होते तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। ट्रंप की पॉपुलैरिटी तो है, ये मानते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसमें कुछ सच्चाई भी है, इससे आंख नहीं फेरी जा सकती। रोहित, क्या आपको भी लगता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है, जो मौजूदा नेतृत्व है अमेरिका का, वो कमजोर है और उसकी ठीक नीतियां नहीं थी, उस वजह से रूस इतने बड़े कदम उठा पा रहा है जो ट्रंप कह रहे हैं? कि आप भी उस बात से सहमत हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्टेप्स लिए हैं व्लादिमीर पुतिन ने, उससे हम उसे एक एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेसिफिक रख के आई डोंट थिंक कि हम उसे देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब 2024 में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और सुनेंगे। और अभी तो ही इज हिटिंग जो बाइडेन व्हेन ही इज एट हिज लोएस्ट, तो ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो फैक्ट्स है, ऐसा हुआ है, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। लेकिन जो अफगानिस्तान की बात जनरल साहब कर रहे थे, देखिए अफगानिस्तान की जो डेडलाइन साइन की थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, तो अगर वो 2020 में जीत भी जाते तो ही वुड हैव फॉलोड थ्रू दैट, और वही शर्मनाक वापसी होती वहां से अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते। तो अभी जो फिलहाल जो बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, फैक्ट्स तो ये है कि सचमुच ये हुआ है जो बाइडेन के अंडर में। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी कोई हमने तो कभी नहीं सुना कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजीज थी जिससे वो इस तरह की कोई चीज अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो तेजिंदर जी ने कही, क्या आप मानेंगे कि इस समय वो सुपर पावर वाला दर्जा या फिर अमेरिका की जो विश्वसनीयता है वो अपने सबसे निचले स्तर पर है दुनिया में? एक साल में 2 बार मुंह की खाने के बाद अफगानिस्तान और यूक्रेन। जी इस बात में कोई संदेह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड रह चुका है। आई थिंक देयर आर मल्टीपल पावर सेंटर्स। रशिया उसमें से एक साफ व्लादिमीर पुतिन ने उसे पेश किया है, रीइन्वेंट किया है रशिया को यूएसएसआर के बाद। चाइना एक और सुपर पावर है, और अमेरिका भी मायने में एक सुपर पावर है। तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है। ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल सुपर पावर्स। लेकिन साथ ही साथ जो आज सबसे बड़ी खबर यहाँ पे थी अमेरिका में, वो ये थी कि रशिया को जो इन्वेजन है उसको काफी स्टिफ देन एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस मिल रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस से। और जो यहाँ पे जो उनको मुहैया कराई गई है स्टिंगर जो मिसाइल्स वगैरह जो उनको दी गई है, उसका अच्छा खासा यूज कर रहा है यूक्रेन। तो रशिया जो है अभी फिलहाल उनका तो आज तो कल रात का उनका प्लान था कि वो कीव पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन अभी तक वो एक भी सिटी पे कब्जा नहीं कर पाए। मैं यही रोहित आपसे जानना चाह रहा था कि पिछले 8 से 10 घंटे में इस युद्ध को लेकर कोई खास बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है, क्योंकि आप भी ये बात कह रहे हैं कि ये माना जा रहा था कि शायद पिछले 8-10 घंटे में रूस जो है वो कीव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा, बड़ी तेजी से बमबारी होगी, रॉकेट और मिसाइलें दागी जाएंगी, लेकिन ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। क्या अब रूस के लिए यहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है? जी एक्चुअली आज एक सवाल ऑफ द रिकॉर्ड मैंने पूछा था कि क्या ये सैंक्शंस के कारण हो रहा है कि रशिया जो है फुल फ्लेज्ड इस वॉर में नहीं जा रहा, तो मुझे जवाब मिला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूस एक क्विक विक्ट्री की फिराक में था वो हो नहीं रहा, और अब यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद ये ड्रैग आउट होगा, और वेस्ट के लिए, नेटो एलाइज के लिए और यूक्रेन के लिए जितना ज्यादा इस वॉर को खींचा जाए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी सोचने ऐसी समझते हैं लोग कि दे वांट टू ब्लीड रशिया, और जब ये वॉर थोड़ी खींची जाएगी उसी के बाद जो सैंक्शंस लगाएंगे उसका इफेक्ट रशिया पे दिखने लगेगा, और फिर रशिया शायद नेगोशिएट कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन साथ साथ कॉशन भी किया गया कि हो सकता है जिस दिशा में हम लोग अभी सोच रहे हैं या जो बातें मैंने बोली है वो महज एक मोमेंट हो, शायद आज रशिया कुछ और कर दे, तो देखना होगा। लेकिन आज तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड जो है वॉशिंगटन में काफी अपबीट था। ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर $350 मिलियन जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 28 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ मेडिकल और दूसरी मदद देने के पर सहमति जताई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का आज चौथा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं और वो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूसी सेना के साथ सड़कों पर लड़ाई चल रही है। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। साथ ही रूस की तरफ से लगातार बमबारी जारी है।
इस बीच 3 दिन से अकेले पड़े यूक्रेन की मदद करने के लिए आज फ्रांस आगे आया है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर हथियार भेजे जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बैठक भी बुलाई है, जिसमें फ्रांस के मंत्रियों, टॉप ऑफिसर्स के साथ ही डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। फ्रांस ने यूक्रेन को रक्षा उपकरण भेजने का फैसला किया है। हालांकि हमला करने वाले हथियारों को भेजने का फैसला अभी भी फ्रांस के विचाराधीन है। अभी इस पर फैसला लिया जाना बाकी है। दूसरी तरफ जर्मनी भी यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए आगे आया है। जर्मनी रॉकेट लॉन्चर समेत 1000 टैंक रोधी हथियार देने जा रहा है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 28 देशों ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ साथ मेडिकल और दूसरी मदद देने पर सहमति जताई है। जर्मन सरकार के अलावा जर्मन नागरिक भी यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जर्मनी में हजारों लोग यूक्रेन के समर्थन और युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में भी हजारों लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही रूस से सेना को तुरंत वापस बुलाने की मांग की है। ऑस्ट्रिया में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि रूसी सेना के लगातार हमलों के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में डटे हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कीव में हैं, हम यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के नागरिक देश से पलायन भी कर रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर नागरिकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है, जहां ड्रोन से ली गई तस्वीरों में मानवीय संकट साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोहित, जल्दी से मैं समझना चाहूंगा, $350 मिलियन के हथियार अमेरिका ने ये बात कही है कि वो यूक्रेन को देगा, यूक्रेन को मदद करेगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये हथियार, ये मदद पहुंचेगी कैसे? क्योंकि हवाई रास्ते से हो चाहे समुद्री रास्ते से हो, ये सारे रास्ते इस वक्त रशिया डोमिनेट कर रहा है यूक्रेन के। ये मदद कैसे पहुंचेगी वहां तक? देखिए, पोलैंड एक नेटो एलाय है और वहां के उसके थ्रू आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर नेटो एलाइज जो है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ, वहां से ये सैन्य मदद जो है इनको दी जाएगी। और पिछले हफ्ते ही इस पे एक्चुअली काम शुरू हो गया था। आई थिंक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है कि इस पे पिछले हफ्ते ही काम शुरू हो गया था। तो इट इज जस्ट टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड कि ये हो रहा है। मुझे लगता है ये एक्शन जो है, कल हमारे पास पहली बार खबर आई थी कि नेटो का एक्शन प्लान जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं पे ये सारी चीजें जो है फिलहाल यूरोप में होगी और अब इसे फॉर्मली यूक्रेन के पास पहुंचाया जाएगा। टीपी ताकि साहब, मैं समझना चाहता हूं जो बात पहले मैंने रोहित से भी जाननी चाहिए थी। पिछले 8-10 घंटे में युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ पाया या नहीं रूस, इसे लेकर कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आई है। क्या यह समझा जाए कि अब रूस के लिए यहां से आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या फिर वजह कोई और है? जी सर, देखिए, आप बेसिक चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिए। मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने मदद भेजी, जर्मनी ने भेजी, पोलैंड ने भेजी, फ्रांस ने भेजी, क्या भेजी? फ्रांस आर्म भेजे, हथियार भेजे। इन्होंने नेटो रेस्पॉन्स फोर्स तैनात किया बाल्टिक कंट्रीज में और इधर हंगरी, रोमानिया, पोलैंड वगैरह में। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फोर्स पहले था? अगर नहीं था तो इन्होंने अब बनाया। जब अब बनाया तो किसी फोर्स को बनाने में उन्होंने कह दिया कि फोर्स बना दिया। उस फोर्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसमें कितने ट्रूप्स हैं, उसमें कितने वेपन हैं, और अगर ये वेपन है भी तो क्या उनमें आपस में तालमेल है? और अगर तालमेल है तो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ तालमेल है, और फिर क्या वो वक्त में काम आ पाएंगे? अरे सर, आप आज शादी करके कल को बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। It takes 9 months time. So it means के इन वेपन्स के इनका जाना, ट्रूप्स का आपस में एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करना, मिलना, तब कहीं जाके उनका इफेक्ट होगा। तो ये सिर्फ जबानी एक्सरसाइज है। इट विल हैव नो इफेक्ट एक्सेप्ट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की मदद करनी होती तो
फिर खाली सैंक्शन से काम नहीं चलता इनिशियल स्टेजेस में, और वो सैंक्शन जो लगा रहे हैं उसका तो खुद नुकसान हो रहा है। मान लीजिए स्विफ्ट की सुविधा हटा दी, क्या उसका नुकसान यूरोप को नहीं पहुंचेगा? मान लीजिए गैस पाइपलाइन बंद कर दी, तो क्या उसमें जर्मनी और फ्रांस को नुकसान नहीं होगा? और यही कारण है कि नेटो आज वन नहीं है, नेटो इज डिवाइडेड, बिकॉज आज सारी कंट्रीज बनिया बन गई हैं। जो नेटो की कंट्रीज हैं उनके भी अपने इंटरेस्ट है। व्हाई शुड दे ब्लडी फॉलो द रूट ऑफ व्हाट अमेरिका डिक्टेट्स? तो नेटो इज नॉट ए मोनोलिथिक सॉलिड फिगर व्हिच इट वाज इनिशियली। और फिर क्या रूस की डिमांड टोटली गलत है? अरे भाई, ये तो वही यूक्रेन है जहां से लेनिन आए, स्टालिन आए, गोर्बाचेव आए, वहां की संस्कृति। और क्या यूक्रेन क्या सोवियत यूनियन का फाउंडर मेंबर नहीं था? ऐसे में इनकी जो जिद है, मैं समझता हूं कि ये इस समय गलती तो सबकी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यूक्रेन के प्रेसिडेंट की है। उनकी अगर वो रिजाइन कर दे तो मैं समझता हूं तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये पहला स्टेप है। ठीक है, टीपी राकेश साहब, आप इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं कि क्या यूक्रेन के लिए इतना जरूरी था नाटो का मेंबर बनना कि अपने देश को ही उसने दांव पर लगा दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.